हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो गाइस, अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? गैस करो। सर गैस क्या करना है? मतलब दिख रहा है, टाइटल देख ले, सब कुछ गैस करना क्या होता है सर? तो यस, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आज हम टारगेट 95 प्लस सीरीज जो अपना चल रहा है, इसमें एक ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। सर हर चैप्टर ज़बरदस्त है, बिल्कुल 10th का हर चैप्टर ज़बरदस्त है, तो मत बोला करो। मैं जब बोलता हूँ ज़बरदस्त तो बस सुन लिया करो, ठीक है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बिना किसी बकलोली के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन का। यस सर, ये क्या है सर? ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम और कहाँ कहाँ पर हैं। हम टेलीग्राम पर हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम यूट्यूब पर है, तो सब जगह पर है सर। मतलब प्ले स्टोर पर भी है। प्ले स्टोर में एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप जाके चेक करो, ठीक है? डाउनलोड करो और बहुत सारे आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको और भी सारी चीज़ें चाहिए तो आप sanjeevsir.com, ये जो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ठीक है? तो चाहे वो हैंड रिटन कस्टमाइज नोट्स हो, चाहे क्विजेस हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्विजेस मतलब लाइव क्विजेस, मॉक टेस्ट, इसके अलावा जो एग्जाम टाइम सपोर्ट है, डाउट डिस्कशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जाके चेक करोगे, वहाँ पर जो नंबर दिया उस पर जाके चेक करो और कॉल वॉल करो, ठीक है? गेट द आइडिया क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। ओके सर, ये क्या है सर? अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहले तो हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद एसिड और बेस को हम पहले पढ़ेंगे, सॉल्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब आज ही की वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एसिड बेस के पढ़ने के बाद। सर ये क्या है? ये तो कुछ सॉल्ट जैसा दिख रहा है। मतलब मान लो कि फिलहाल ये केमिस्ट्री में कोई केमिकल है, ठीक है ना? नाउ दिस इज सम काइंड ऑफ केमिकल। तो ये केमिकल के बारे में क्या पूछा जा रहा है सर? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस केमिकल? क्या है इस केमिकल का नेचर? नेचर, जब भी ये शब्द नेचर यूज होता ना, तो ऐसे तो हम नेचर मतलब कुछ समझते हैं कि भाई हमारी प्रकृति, बट ये इसके नेचर के बारे में पूछा। जैसे इंसान का नेचर होता है ना? किसी इंसान का नेचर खड़ूस है, कोई बहुत प्यारा है, वैसे यहाँ पर इस केमिकल का नेचर क्या है? जब भी केमिस्ट्री में ये सवाल आया ना, तो नेचर का मतलब यही पूछा जा रहा है कि भैया वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। इसमें खड़ूस और प्यारा तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? नेचर यानी क्या? कि वो एसिडिक है, कि वो बेसिक है, कि वो न्यूट्रल है ना। अगर एसिडिक भी नहीं हुआ, बेसिक भी नहीं हुआ, तो न्यूट्रल। ये बात याद रखना, ठीक है? कोई भी मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक विलन एक विलन होता है, एक हीरो होता है, और बीच वाला जो कॉमेडियन टाइप का कुछ बोल लो, तो जो वैसा कैरेक्टर, है ना? तो ये समझ लो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। एसिड और बेस दो एकदम अपोजिट नेचर है, ठीक है? मतलब मान लो एक अच्छा एक बुरा। अब अच्छा बुरा मतलब नहीं कह सकता मैं, अपोजिट एकदम कॉन्ट्रास्ट नेचर है एसिड और बेस, ठीक है? तो या तो कोई केमिकल जो है वो एसिडिक हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है। अगर एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो वो न्यूट्रल, ठीक है? अब सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और बताइए। तो जानिए, एसिड एंड बेस आर एग्जैक्टली अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, अभी तो बताया मैंने। आगे जैसे कि आपने मैथ्स में पॉजिटिव नंबर देखे, नेगेटिव नंबर देखे और जीरो देखा। तो जैसे एसिड को मान लो पॉजिटिव नंबर, ठीक है? यार ये क्या बात है जी, क्या बात है, ऐसे नहीं करते जी। तो मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है? एसिड को मान लो पॉजिटिव नंबर, बेस को मान लो नेगेटिव नंबर, ठीक है? और न्यूट्रल को मान लो जीरो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा न्यूट्रलाइजेशन क्या है। मैं आपको जैसे मैथ्स में समझो अपन ने +5 -5 किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट? जीरो आएगा, है ना? दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, कैंसिल हो गया। वैसे ही व्हेन यू टेक एसिड, दिस इज जस्ट लाइक दैट, +5, है ना? और इसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन बेस के साथ, दैट इज लाइक योर -5। तो क्या होगा? तो जीरो फॉर्म होगा। यानी क्या? यानी न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होगा, है ना? सो ये जीरो की तरह काम कर रहा है, ठीक है? न्यूट्रल सब्सटेंस विल बी फॉर्म, ठीक है? तो याद रखना, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रल ही हमेशा फॉर्म होता है, बट दे ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। अब जैसे यहां पर भी देखो कि आपने +5 लिया लेकिन 3 माइनस लिया, तो यहां पर +2 बचेगा यार, सिंपल सी बात है। ज्यादा बड़ा नंबर तो ऐसे एसिड स्ट्रांग होगा, वीक बेस होगा, तो एसिडिक
चीज़ फॉर्म होगी। मैं आपको चैप्टर की डेप्थ में बता रहा हूँ, बट ठीक है, इतना ज़्यादा गहराई मत जाओ, इसको मिटाओ यार। चलो यार, ज़्यादा बता दिया आपने, इतना नहीं बताना चाहिए सर बच्चों को। तो जैसे मान लो कि मैथ्स में से पॉजिटिव नंबर होता है, वैसे यहाँ एसिड है। जैसे नेगेटिव नंबर होता है मान लो, वैसे बेस है। और जैसे जीरो होता है वैसे यहाँ पर न्यूट्रल। ठीक है, तो कोई चीज़ या तो एसिडिक या तो बेसिक, कोई भी नहीं तो न्यूट्रल। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जैसे मैथ्स में समझ लो कि जैसे +5 और -5 को मिलाओगे तो जीरो फॉर्म होता है, वैसे ही एक अच्छा एसिड और एक अच्छा बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रल चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा का मतलब क्या होता है सर? कैसा अच्छा? देखेंगे यार चैप्टर के अंदर, इतना पहले ही नहीं पढ़ोगे ना, अंदर घुसेगी। चलो, सो सर अगर ये अपोजिट हैं तो इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सार टू टेस्ट, जैसे लेमन। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। बट देखो, एक मैं बढ़िया सा, एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाया, प्यारा प्यारा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो एक प्यारा सा वीडियो देख लो। एक प्यारा सा बच्चा, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे नींबू खिला दिया भाई इसको, इसका मुंह देखो। अरे बाप रे, जो इसको मजा आया ना, देखा होगा आपने इस तरह की वीडियो। ठीक है, कि थोड़ा नींबू टेस्ट कराया था बच्चों को। पहली बार जब नींबू टेस्ट करता है उसका शक्ल देखने वाला होता है ना। अलग अलग बच्चों की अलग अलग एक्सप्रेशन होती है, तो फिर भी बहुत हंस रहा है। ओके, बहुत बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। तो ये इस टाइप के, ये मतलब बेसिकली ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया फॉर फन। बट एसिड जो होता है वो क्या है? एसिड जो है वो खट्टा है, सार टू टेस्ट। सुअर मत बोलना, सार टू टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर और एग्जाम्पल बता सकते हो सर? ओ नहीं, यहाँ पर देखते हैं कि अब बात हो रही है जैसे सोप, साबुन। क्या आपने इसका टेस्ट किया है? मैंने उसको बेस साइड में रखा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेस। तो क्या आपने इसका टेस्ट किया? किसी ने साबुन टेस्ट किया है? काफी बच्चे लिखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में देखा था, कमेंट आए बहुत सारे कि सर हमने साबुन टेस्ट किया है और उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो। बिल्कुल सही, क्योंकि बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, नॉट बेटर, दे आर बिटर। कड़वे, वो खट्टे और ये कड़वे, वाह। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और एग्जाम्पल देखिए, चलो। यस, इसमें होता है साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, इसमें टार्टारिक एसिड। क्या क्या ये क्या है? इमली यार, अब बढ़िया चीज, मुंह में पानी आ जाएगा देख के। ठीक है, सो दे आर ऑब्वियसली सॉर टू टेस्ट। और क्या? दही, लैक्टिक एसिड होता है इसमें, सॉर टू टेस्ट, नॉट दैट सॉर बट है ना। उसके बाद विनेगर, बाप रे, चाइनीज में पड़ता है ना। तो यहाँ पर वैसे दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बस बता रहा हूँ भाई, एसिडिक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन बहुत जगहों पे बंद कर दिया गया, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। ओके, सो ये हो गया अपना एसिड का एग्जांपल। थोड़ा बेस का देख लेते हैं सर। जैसे सोप हो गया, बिटर टू टेस्ट, और बेकिंग सोडा। ठीक है, एक बार गलती से पता है क्या हुआ था, मैं कटोरे में रखा हुआ था, बेकिंग सोडा ही था या डब्बे में था, और उसको फिर मैंने नमक की तरह ले लिया था और उसको टेस्ट किया ना, अजीब सा गंदा सा टेस्ट आया था यार। ठीक है, तो मतलब सोचो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप नमक कंज्यूम करने वाले हो किस चीज़ में डाले, और बेकिंग सोडा, बाप रे, सोच के दिमाग खराब हो जाता है। तो कड़वा होता है भाई ये। ठीक है, क्या काम है, कैसे है, वो अपन चैप्टर में देखने वाले हैं इसके बारे में, डोंट वरी। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सुना है इसके बारे में? दिस इज अ गुड एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी हो गई है तो उस टाइम पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली, सो दैट इज अ बेस जो कंज्यूम किया जाता है। ओके, सो ये तो समझ में आ गया सर, एकदम पक्की बात होगी कि एसिड आर सॉर टू टेस्ट, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। ठीक है, अच्छा, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। सर ये मस्त है यार सर, जबरदस्त। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या बताया आपको। लिटमस तो पता होगा, लिटमस इज अ इंडिकेटर जो ये बताने में हमको हेल्प करता है कि कोई पर्टिकुलर चीज एसिडिक है कि बेसिक है। सो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं वैसे। ठीक है, एक होता है अपना ब्लू लिटमस और दूसरा होता है अपना रेड लिटमस। तो देखो खूबी क्या है, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करें तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? लिटमस लाल रंग का हो जाएगा। ब्लू लिटमस विल टर्न रेड जब तुम उसको एसिड में डालोगे। ठीक है, वैसे ही रेड लिटमस को अगर बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, कोई ड्राई एसिड होगा तो वहां पर क्या हो, मतलब एसिड का वेपर है, HCl का वेपर है, वहां पर आपने लिटमस, सूखा लिटमस लगाया तो क्या, कुछ नहीं होगा। तो उसमें ऐसे केस में लिटमस को भिगा के और तब वहां पर वेपर्स के साथ मिलाओगे, तब वो कलर चेंज होगा। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई, ब्लू लिटमस एसिड में जाने पे रेड होता है, पर अगर ब्लू लिटमस को हमने बेस में डाला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा।
ठीक है। वैसे ही रेड लिटमस बेस में डिप करने पे ब्लू होता है, तो रेड लिटमस अगर एसिड में तो क्या होगा, एसिड में होता क्या, लिटमस रेड हो जाता है बेसिकली, तो रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा। समझ में आ गया। तो याद रखना कि अगर हम ब्लू लिटमस की बात कर रहे हैं तो वो एसिड में जाते ही वो बन जाएगा रेड, लेकिन बेस में जाते ही नो चेंज, है ना, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। वैसे ही अगर हम रेड लिटमस की बात कर रहे हैं, बेस में जाते ही ब्लू हो जाएगा, लेकिन एसिड में नो चेंज। तो याद रखो यहां पर लिटमस टर्न रेड, यहां पर लिटमस टर्न ब्लू। अरे यार लिटमस टर्न ब्लू से याद आया कि बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू। क्या बात है यार, मजा ही आ गया सर। ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर और कुछ बात है क्या? एक होता है एरेनियस थियरी, एसिड और बेस को डिफाइन करना है, केमिकली हम डिफाइन करेंगे अब, ठीक है। सो केमिकली याद रखना कि कोई भी चीज़ ऐसे तो हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं करेंगे, HCl उठा के गटक से पी तो नहीं लेंगे, तो कैसे केमिकली हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, या केमिकली बेसिस की या एसिड की क्या पहचान होती है, तो वो यहां बता रहा हूं मैं। देखो, सो एसिड डिसॉल्व इन वाटर, एसिड को अगर हम पानी में मिलाएं तो दे रिलीज H+ आयंस, H+ आयन हमेशा फॉर्म होगा। एसिड को पानी मिलाओगे H+ आयन फॉर्म होगा। क्या बात है सर, देखूंगा मैं, बताऊंगा आपको डिटेल में, उसके बारे में आगे एग्जांपल देने वाला हूं। और बेसिस को पानी में मिलाएंगे तो OH- आयन हमेशा फॉर्म होगा, ठीक है। याद रखना, दोज केमिकल, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, वो केमिकल जो पानी में जाने के बाद वो H+ आयन फॉर्म करता है उसको हम एसिड कहते हैं, डिफाइन डेफिनेशन। एंड वो केमिकल जो पानी में मिक्स होने के बाद OH- आयन फॉर्म करे उसको हम बेस कहते हैं। हो गया ना डेफिनेशन। दोज केमिकल which form H+ ion in their aqueous solution, aqueous solution मतलब पानी मिलाने के बाद, they are called acids, and those chemicals which form OH- ion in their aqueous solution, they are called bases। बात तो सही है सर, आगे बढ़ते हैं, मैं गलत बात करता ही नहीं वैसे यार। इसके बाद aqueous solution of acid and base, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने वो बताया ना। तो मान लो कि अपन ने लिया एसिड, कौन सा एसिड, कोई भी ले लो यार, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, क्या बात है। इसके बाद में अपना नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। हो गया ना सर, और कितना एसिड लोगे, इसको मिलाओ यार, पानी में मिलाओ, बिंदास, डरो नहीं। जैसे ही अपन ने इसको पानी में मिलाया ना, क्या फॉर्म हुआ मालूम है, ये स्प्लिट हो गया, डिसोसिएट हुआ इनटू H+ एंड Cl-। क्या बात है, H+ फॉर्म हुआ एसिड। वैसे यहां पर इसको पानी में मिलाओगे, सो दिस विल बी फॉर्मिंग H+ एंड SO4 2-। सर H+ फॉर्म हो गया एसिड, कमाल है यार, मतलब झूठ नहीं बोलता मैं बिल्कुल भी। और देखो इसको पानी में मिलाया, दिस इज फॉर्मिंग H+ एंड NO3 2-, नहीं सॉरी NO3-। तो यहां पर, यहां भी H+ आयन फॉर्म हुआ। इधर क्या है सर, देख लो ना, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, H+ एंड CO3 2-, ठीक है, H+ आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ। यहां पर H+ एंड PO4 3-। तो हमेशा देखो इन सब में H+ आयन तो फॉर्म हुआ ही है। तो यानी एसिड की पहचान हो गई कि जब भी आप एसिड को पानी में मिलाओगे इट विल बी फॉर्मिंग H+ आयंस, ठीक है। सो एसिड फॉर्म H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखोगे तो दोज केमिकल विच फॉर्म H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इनको हम एसिड बोलते हैं। और यहां पर देखते हैं बेसिस में OH- कैसे फॉर्म होता है। बट यहां पर देखो एक और बात आपको बहुत खास बता रहा हूं कि कभी कभी ये भी होता है कि पानी में मिलाओ ना आप, तो H+ आयन फॉर्म हो तो गया, पर वो ना वाटर से मिक्स होके ना, और वो क्या बनाता है H3O। देखो H+ है ना, H2O तो ऑलरेडी है, ये वाटर से मिक्स हो जाएगा और H3O+ बनेगा। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। स्पेलिंग जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देता मैं, हाइड्रोनियम। होप यू कैन हियर मी, ओके। तो ये एसिड की पहचान हो गई सर, डेफिनेशन बना लिया यहाँ से अपन ने। और क्या बेसिस के बारे में देखें, चलो देख लेते हैं। बेसिस के लिए यार वैसे तो अपन एसिड के लिए रेड कलर ले लेते, कोई बात नहीं यार, अपन उल्टा भी कर सकते, बट ठीक है मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। सो अपन जब बेस की बात करते हैं, क्या बोला, दोज केमिकल विच फॉर्म OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन फॉर्म करते हैं, उसको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है सर? ये सब बेस है। ओके, तो देखो ना OH माइनस आयन तो फॉर्म करना ही है इनको। अगर हमने पानी में मिला दिया अपन ने, इनका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म कर दिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या? व्हेन डिसॉल्व टू वाटर, कोई और किसी और चीज में नहीं, वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया तो एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे हम। तो जैसे इनको पानी में मिला दिया, ये भी स्प्लिट हो जाते हैं। नाउ दिस इज फॉर्मिंग Na प्लस एंड OH माइनस, दिस इज फॉर्मिंग K प्लस एंड OH माइनस, दिस इज फॉर्मिंग Ca2 प्लस एंड OH माइनस, ये फॉर्म कर रहा है Mg2 प्लस एंड OH माइनस। तो यहां पर अपन ने क्या देखी? सबसे बड़ी बात ये देखी कि बेसिस जो है वो हमेशा OH माइनस जरूर फॉर्म करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बेसिस बोलते हैं, जो पानी में जाके OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। क्या बात है सर? मतलब एसिड की पहचान पानी मिलाओगे H प्लस फॉर्म होगा, बेस की पहचान पानी मिलाओगे OH माइनस फॉर्म होगा। तो ये तो हो गया केमिकली, हमने देख लिया कि इनकी क्या बात है एसिड और बेस के बारे में, इनका डेफिनेशन समझ लिया। फाइनली वन मोर टाइम, those chemicals which form H plus ions in their aqueous solution, they are called acids, and those chemicals which form OH minus ions in their aqueous solutions are called bases. ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात बताओ कि अपन ने ये भी सुना ना स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब जैसे यहाँ पर ना ये तीनों ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये वाला वीक एसिड है, वीक या माइल्ड बोलते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है ना, ये H प्लस आयन जो फॉर्म, जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल डाले, किसी एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाले और 100 में से मान लो कि सिर्फ 15 या 20 ही ब्रेक हो पाए, मतलब ये इस तरह से स्प्लिट हो पाए, समझो 15 ही स्प्लिट हुए, जो 85 वो स्प्लिट नहीं हुए, तो उसको हम वीक बोलेंगे। सो दोज एसिड्स विच फॉर्म लेस H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, सुनना, दोज एसिड्स विच फॉर्म लेस H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड माइल्ड एसिड्स। ठीक है, और ऐसे ही मोर H प्लस आयंस, मतलब मान लो 30% से ज्यादा, मान लो 45, 50, 60, 70 इतने मॉलिक्यूल्स अगर स्प्लिट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, और मतलब उतने ही ऑब्वियसली H प्लस आयंस फॉर्म होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? दोज एसिड्स विच फॉर्म मोर H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे ही बेस का भी है, दोज विच फॉर्म मोर OH माइनस आयंस, जो ज्यादा OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, those bases which forms more OH minus ions in their aqueous solution, they are called strong bases, and those which form less OH minus ions in the aqueous solution, they are called weak bases। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैं आपको आगे उस पे पॉइंट पे वैसे एग्जांपल दे दिया अपन ने, बट देख लेंगे, ठीक है, एक और बार। सो सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स। देन वी हैव ऑरेंज, ऑरेंज हो या लेमन हो, उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। देन वी हैव टामरिंड, इमली के अंदर टार्टारिक एसिड, टमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, है ना, लेमन या ऑरेंज का, ठीक है। एंट स्टिंग, चींटी जो काटती है हमको, है ना, फूल जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड? उसमें मिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। निटिल स्टिंग, ये जो खुजली का एक पत्ता आता है, निटिल लीव्स, ठीक है, उसके उसमें क्या होता है? दैट इज ऑल्सो मेथनोइक एसिड। ओके, ये तो बात ठीक है सर, एकदम बढ़िया बात है। और भी हैं, बहुत सारे हैं यार, ग्रेप्स में गिब्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, अब कई सारे हैं। आगे व्हाट आर एल्कलीज? हाँ सर, ये वर्ड तो अपन ने लाइफ प्रोसेस में सुना था ना, एल्कली, एल्कलाइन, जो बाइल जूस होता है वो फूड को अल्कलाइन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। सो एल्कली क्या होता है? मैंने वहां बताया था कि एल्कली को बेस से रिलेट करना, तो यहां पर भी एल्कलीज कुछ और नहीं है, वो बेसिस ही होता है, पर कुछ स्पेशल बेसिस। कौन से वाले? वाटर सोल्यूबल बेसिस को अपन एल्कली बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? दे आर वाटर सोल्यूबल, है ना। सो ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। एंड एल्कली इज द बेस, एल्कली वो बेसिस हैं, ठीक है, जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो बस यही हो गया, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज,
है ना, ये सब वाटर सोल्यूबल बेसिस है। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इनकी और खूबी क्या है, दे आर सोपी टू टच, है ना, स्लिपरी स्लिपरी, साबुन का पानी कैसा होता है, सोपी टू टच, बिटर, बेसिस तो बिटर होता ही है, एंड कोरोसिव, ठीक है, काफी कोरोसिव होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग में मान सकते हो इनको, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, है ना। अभी इसको कौन टेस्ट और टच करने जाएगा यार, मतलब ऐसे बीकर में जहां पर उंगली डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नथिंग आएगा बाहर, सो डोंट डू दैट, ठीक है। आगे आगे सर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने अभी बताया था, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब एसिड और बेस, लाइक हम कोई पॉजिटिव नंबर और कोई नेगेटिव नंबर ऐसे हमने लिया, क्या होगा, जीरो फॉर्म होगा, है ना, लाइक दिस। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे HCl है प्लस NaOH है, नाउ दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ये सोडियम इसके साथ आ जाएगा Cl के साथ, ये हो जाएगा NaCl, और बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, और H आ गया OH के साथ, क्या बन गया, H2O, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे ये क्या है, अपन जो पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसको बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी क्या, यानी इनके कुछ रिएक्शंस देखेंगे अपन, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन देखने वाले। सबसे पहला, मेटल के साथ, तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल से रिएक्ट होगा तो वहां पर सॉल्ट और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। बोथ द केसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। देन यहां पर एग्जांपल दो सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो अपन ने ले लिया HCl, जिंक से मिला दिया, क्या बन गया, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। फिर H2SO4 जिंक से मिला दिया, क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेस की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, देखो ऑल बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है। तो यहां पर कुछ है, यहां पर देख लेते हैं अपन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन ने जिंक से मिलाया तो ये फॉर्म कर रहा है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सारे बेसिस प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ में, सो यहां पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और सो दैट इज अ सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन। तो एसिड हो या बेस, मेटल से रिएक्ट करके वो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये तो हो गया एक इसका इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एंड ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद लाइक मेटल्स। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद सर इसको मिटाना पड़ेगा, एक मिनट, इस दूसरे वाले को मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो इसमें ना थोड़ा ध्यान लगाना आप, और थोड़ी चीज बताऊंगा उसको समझना कि ना, जब हम बात करते हैं मेटल्स की और जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स ज्यादातर इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स मेटल के वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के ज्यादातर कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर भी देखो ये मेटल का कंपाउंड है, सो ना मेटल ऑक्साइड है बेसिकली, ठीक है। नॉट ऑल बट जनरल हमको जो चाहिए उसमें मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर मेटल प्लस एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल का कंपाउंड ज्यादातर बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड याद रखना, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। सो बेसिकली ये क्या है, एसिड प्लस बेस है, जिसका हमको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते घमासान होता है, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर विल बी फॉर्म। सर एग्जाम्पल, कोई नहीं यार, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे मान लो अपन ने लिया कोई एसिड ले लो यार, HCl या H2SO4 या HNO3, व्हाटएवर यू कैन टेक, तो चलो यार ले लेते हैं, बच्चों को समझाना है तो लेते हैं एग्जाम्पल। HCl प्लस मेटल ऑक्साइड लाइक कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, क्या फॉर्म कर रहा है ये, CaCl2 फॉर्म करेगा, और वाटर H2O, वाटर थोड़े ना कुछ और रहता है, ये हो गया। अच्छा सर ये फॉर्मूला कैसे बना रहे हो आप, आपको ऐसे पता CaCl2 ही बनेगा, तो ये तो पता है कि कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, इतना तो पता है,
ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, बस वही लिख दिया अपन ने। लेकिन फॉर्मूला कैसे बना रहे हो, CaCl2 ही कैसे बना, इसके लिए आपको ना हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला एड्यू मंत्रा, ये आपको सर्च करना होगा यूट्यूब में, तो इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनी है जो आपको देखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाएगा। देन अब देखो ऐसे ही है, मैंने बताया मेटल के ज़्यादातर कंपाउंड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया, बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। तो ना ये बेस है और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर, ये एसिड है। सो अगेन दिस इज एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ही है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा यहाँ पर भी। एग्जाम्पल दो सर, सीधे बताओ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाउ दिस इज अ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो, लाइक कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, SO2, सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है ये, दिस इज फॉर्मिंग Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, तो ये क्या है, नाउ दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक और है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। तो ऐसे केस में मैंने बताया मेटल के ज्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक, नाउ दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ये भी कैसे हैं, ये भी बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। बट थोड़ा यहां पर फर्क है, अब देखो मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, देखो क्योंकि ये कार्बोनेट है तो एसिड प्लस बेस से क्या फॉर्म होता है, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर तो फॉर्म होता है, नो डाउट, ये तो हो गई, क्योंकि कार्बोनेट लगा हुआ है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडिशनली फॉर्म होता है। जैसे सर एग्जांपल देखते हैं, बिना एग्जांपल के दिमाग नहीं चलती। सो एसिड लाइक अपने लिया HCl, H2SO4 ले लो या HNO3 लो तब भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ। सो HCl और मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सो Na2CO3, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, देखो सोडियम का क्लोराइड यानी NaCl, फिर क्या है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 ना, वाटर क्या होता है H2O, CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या NaHCO3 ले लेते हैं, ठीक है। सर ये बाइकार्बोनेट कैसे, हम नाम से कैसे हम कंपाउंड, अगेन वो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला में ना, या 9th के आपको एक मेरे ख्याल से पेज 57 या 58 पे चैप्टर नंबर 3 में 9th की साइंस के टेक्स्ट बुक में ये आपको आयंस के बारे में बताया गया था, ठीक है, तो वो यूज होता है, ठीक है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला एड्यू मंत्रा चेक करो, उसमें ये सब चीजें मिल जाएगी आपको। सो मेटल बाइकार्बोनेट, सो वी हैव एसिड लाइक HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज गिविंग सॉल्ट, वही फॉर्म होगा NaCl प्लस वाटर यानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर सेम चीज फॉर्म हुई, फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा बैलेंसिंग में फर्क आएगा, ठीक है। अच्छा सर ये CO2 फॉर्म हुआ है, यहाँ याद रखना, नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन में देखो एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, यहां भी वही हुआ, यहां भी वही हुआ, इसमें एक्स्ट्रा में क्या हुआ, क्योंकि कार्बोनेट लगा हुआ है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हुआ, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। अब इसमें यह भी है कि सर CO2 को कैसे टेस्ट करते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर क्या होता है सर, लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस का सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, ये होता है स्लेकेड लाइम। तो स्लेकेड लाइम का पानी के अंदर जो सोल्यूशन फॉर्म होता है, व्हेन स्लेकेड लाइम इज मिक्स्ड इन वाटर, उसको लाइम वाटर कहते हैं, नींबू पानी मत लेना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है कैसे पता चलेगा, जो रिएक्शन हो रहा है उसमें पाइप लगा दो और उसको लाइम वाटर की, कांच की जो ग्लास है उसमें उसको डिप कर दो, ठीक है। तो जैसे CO2 को यहाँ पे पाइप से इसमें डिप कर दिया लाइम वाटर में, तो क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है,
क्यों ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, कैल्शियम जो स्लेकेट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इसका जो सोल्यूशन है वो वैसे ट्रांसपेरेंट था, जैसे CO2 पास होगा ना तो वो मिल्की हो जाएगा। वाई दिस टर्न्स मिल्की? क्योंकि इस अब एक नया रिएक्शन होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश करता हूं, एक नया रिएक्शन होगा। क्या एग्जैक्टली सर, क्या रिएक्शन होगा? जस्ट चेक, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर डिटेल दे दूं। सो व्हेनेवर यू हैव दिस लाइम वाटर CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये CO2 से रिएक्ट करेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग CaCO3। तो ये लाइमस्टोन फॉर्म हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ दिस वाज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल था इसलिए सॉल्यूशन कैसे था? क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था। पर ये जो फॉर्म हुआ ये व्हाइट कलर का PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए ये सोल्यूशन जो है व्हाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म हो गए, तो सोल्यूशन जो है पूरा मिल्की दिखने लगता है, ठीक है। पर इसमें यह भी है कि जब आप ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पास करोगे, तो फिर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सर ये क्या बात हुई कि पहले वो मिल्की हुआ फिर और CO2 पास किया तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया? क्योंकि अब फिर से एक रिएक्शन होता है, जब एक्सेस CO2 होगा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वो क्या करेगा, जो चीज फॉर्म हुई है यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो है ही वहां पर, प्लस दिस इज फॉर्मिंग CaHCO3 ट्वाइस, सॉरी नॉट ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगेन ये क्या होता है, नाउ दिस इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, इसलिए जो सोल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझा बात? तो जब हम CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर से तो वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो जाएगा, क्योंकि स्लेकेट लाइम क्या था, वाटर सोल्यूबल था। अब जो चीज फॉर्म हुई वो कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज वाटर इनसोल्यूबल, व्हाइट PPT, इसलिए सोल्यूशन क्या हो गया, व्हाइट कलर का या फिर मिल्की हो गया। अब और CO2 पास करोगे तो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज दैट फर्दर रिएक्शन? एक्स्ट्रा CO2 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा अलॉन्ग विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज अगेन वाटर सोल्यूबल, इसलिए सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट या क्लियर हो जाएगा। ओके सर, काफी सर रिएक्शन पढ़ लिया, थोड़ा इससे बाहर आते हैं और आगे थोड़ा क्लीन करते हैं और समझते हैं। नाउ वी हैव, मैंने ये चीज ऑलरेडी बता दी आपको, तो आई डोंट थिंक इसमें डिस्कशन लगेगा हमको। व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो पानी में घुलने में ज्यादा H+ आयन फॉर्म करे in water. So those acids which form more H+ ions in their aqueous solution, they are called strong acids. Strong base किसको बोलते हैं? Which form more OH- ions in water. Those bases which form more OH- ion in water, उनको strong bases बोलते हैं। सर एग्जाम्पल दे दो सर, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये सब स्ट्रांग हो गए, ठीक है। स्ट्रांग बेस में क्या एग्जांपल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड वो होते हैं विच फॉर्म लेस H+ आयंस इन वाटर या इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल इज कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे मेथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, दे आर वीक एसिड्स, ठीक है। इसके बाद वीक बेस वही है विच फॉर्म लेस OH- आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन या इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग वीक के अलावा एक और शब्द यूज करते हैं अपन, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट, तो वो देख लेते हैं। कॉन्सनट्रेटेड एसिड या बेस क्या होता है? व्हेन आई से कॉन्सनट्रेटेड, तो इसका मतलब क्या होता है, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्सनट्रेटेड मतलब ये याद रखो कि ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है। व्हेन आई से डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर मिक्स किया गया है, ठीक है। तो यानी उसमें क्या ऐड किया गया है? वाटर ऐड किया गया, थोड़ा उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम किया गया है, डाइल्यूट। ओके, जितना पानी डालोगे उतना डाइल्यूट होता जाएगा,
ओके, अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, मतलब पानी मिक्स करने से डाइल्यूट होता तो है, पर कैसे मिक्स करते हैं, मतलब ये यहां पर एकदम खतरनाक वाला एसिड मान लो यहां रखा है वेसल में और धुआं निकल रहा है, पानी लेके कैसे छप्पर से डाल दोगे इसमें, उड़ेगा सीधा फेस पे जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए बर्थमार्क आ जाएगा उस पर, ठीक है। सो यहां पर याद रखना डाइल्यूट करने का तरीका क्या होता है, कभी भी पानी को इसमें एसिड में नहीं डाला जाता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या करते हैं, जितना पानी मिलाना है पहले वो डिसाइड करके, और उस पानी में एक तो पहले स्टिरर रखना है उसमें मिक्स करने के लिए, उसमें धीरे धीरे स्लोली एसिड डालना है और इसको कॉन्स्टेंटली घुमाना है, कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी है, ठीक है। तो मतलब एसिड स्लोली, एक बार में नहीं, स्लोली डाल के और कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी है, ताकि एक बार में वो जो हीट है वो उतना ज़्यादा एक साथ ना फॉर्म हो, ठीक है, स्प्लैश ना उड़े, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज़ नॉट वाटर विच इज़ एडेड टू एसिड, इट इज़ एसिड विच इज़ एडेड स्लोली टू वाटर, और इसको कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सही तरीका है डाइल्यूशन का। देन वी कैन मूव टू इंडिकेटर। सर ये क्या है, हमने देखा ऑलरेडी लिटमस के बारे में कि ऐसे केमिकल्स जो किसी दूसरे केमिकल के बारे में उनका नेचर बताने में हेल्प कर सकता है। इंग्लिश में देखते हैं, सो लाइक लिटमस सॉल्यूशन क्या है सर, ये या डेफिनेशन क्या है इसका इंडिकेटर का, दोज केमिकल्स विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, वो केमिकल्स जो किसी दूसरे केमिकल का नेचर बताने में हेल्प कर रहे हैं उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। सर इसके टाइप्स बताओ, नेचुरल भी आते हैं इसमें, सिंथेटिक भी आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी है टाइप, देखते हैं अपन। सो मेनली नेचुरल सिंथेटिक कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये स्पेशल इंडिकेटर है, कैसे बताया सर इसको, ऑल्फैक्टरी ये शब्द जो है दिस इज रिलेटेड टू ओडर, ओडर यानी कि क्या, ऑर्डर नहीं, ओडर, ओडर यानी क्या होता है, स्मेल। सो यानी क्या होता है, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, क्लोव हो गया, अनियन हो गया, वनीला हो गया, तो ये सब ऐसे इंडिकेटर्स हैं। जैसे अनियन का पेस्ट ले लो आप, उस अनियन के पेस्ट को आपको उसको स्मेल करके देखो, तो स्मेल कैसी आएगी, अनियन जैसी आएगी, सीधी बात है। जब आप उसको थोड़ा सा पेस्ट आपने अलग से लिया, उसमें हल्का एक ड्रॉप आपने एसिड मिला दिया, उसका स्मेल थोड़ा डिफरेंट आएगा। और आपने फिर से अनियन का पेस्ट फ्रेश अलग लिया और उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप बेस मिला दिया, उसका स्मेल अलग आएगा। यानी प्योर अनियन का पेस्ट का अलग आ रहा है, एसिड मिला हुआ अनियन का पेस्ट का स्मेल अलग आ रहा है, और बेस मिला हुआ अनियन का पेस्ट का स्मेल अलग आ रहा है। तो ये ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमको किसी दूसरे केमिकल के बारे में उसका नेचर बताने में हेल्प कर रहे हैं, बट विथ चेंज इन देयर ओडर्स, ऐसे केमिकल्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। देख लो क्या है, दोज इंडिकेटर्स या दोज सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस, स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया रिस्पेक्टिवली, एसिड में अलग, बेस में अलग, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी वर्ड से याद ना, स्मेल से रिलेटेड है, ओके। देन वी हैव, जैसे यहां पर देखो क्या दिया, स्मेल ऑफ अनियन एंड वनीला डिमिनिशेस इन बेस एंड रिमेन्स एज इट इज इन एसिड। तो यहाँ पर फिलहाल जो मैंने अनियन वाला एग्जांपल दिया उसमें एसिड वाले में आएगा सेम टेस्ट बोलो, सेम स्मेल आएगा, बेस में जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। वनीला की बात कर रहे हैं, आइसक्रीम मत लेना, वनीला जो एक्चुअल ये होता है, ठीक है, सोर्स, ओके। इसके बाद देखो ये वनीला का एग्जांपल क्या प्यारा है, वाह, सही है, एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट। इसके बाद हाँ, अब ये वाला भी थोड़ा ज़रूरी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है सर, यूनिवर्सल आर indicators are those indicators which not only detect the nature of other chemical but also determine the acidic and basic strengths। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी दूसरे केमिकल में जाते ही या उनको मिक्स करते ही ये तो बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है, पर अगर वो एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड, उसकी स्ट्रेंथ बताने में हेल्प करेंगे। और वैसे ही बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, ठीक है।
इवन न्यूट्रल है तो भी बता देंगे। तो इतना ज़बरदस्त, ऐसे वाले इंडिकेटर्स को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल होता है पीएच पेपर। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जर्मन वर्ड है, और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ बता सकते हैं ये, और उसी से बेसिकली आइडिया लगता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड या बेस है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लिटमस से हमको क्या लगेगा पता कि बस ये है कि भाई वो एसिड है कि बेस है, पर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो कैसे पता लगेगा। सो फॉर दैट यू विल नीड दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पीएच पेपर का देखो, यहाँ बताया गया है दिस इज पीएच पेपर। अब इसको मैच किया जाएगा, यहाँ ये पीएच स्केल है, ये जो दिया है ना दिस इज पीएच स्केल, और ये पेपर है। हम डिप करेंगे इसको और चेक करेंगे इस पे, देखो मैं बताऊंगा आगे प्रोसीजर। यस, सो वी हैव नाउ दिस पीएच पेपर, ये है पेपर, इसको डिप किया जाएगा। सपोज ये केमिकल है, इसका मेरे को पता नहीं कि नेचर क्या है, आई नीड टू चेक कि भाई वो एसिडिक है कि बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, आई डोंट नो। तो मैं उसको इसमें डिप मतलब करने वाला हूँ और चेक करूंगा। और पीएच स्केल में थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पर। सो नाउ दिस इज अ पीएच स्केल, ठीक है। तो अब कैसे हम इसको चेक करेंगे वो देखना। पहली बात तो ये स्केल जो नॉर्मल सा एक जो पीएच स्केल होता है उसमें 14 सेगमेंट्स होता है, राइट फ्रॉम दिस 0 से लेके 14 तक का सेगमेंट्स है, काफ़ी में 1 से 14 भी होता है, ठीक है। सो अब ये जो हमारा पीएच स्केल है, इसमें जो अलग पूरा रेनबो का कलर दिया है, यानी वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, पूरा रेनबो का कलर दिया है। तो इससे क्या पता लगता है, ठीक है, वो देख लो। चलो, सो जैसे हमने इस पेपर को, इस येलो वाले पीएच पेपर को टीयर करके यहाँ पर हमने डिप किया, ठीक है, और फिर उसके बाद कलर चेंज हुआ। वो क्या कलर चेंज हुआ आपको जितना ध्यान नहीं लगाना, आपको बस इसमें इससे यहाँ से मैच करना है। मान लो जो भी कलर आया है बस मैच करो, यहाँ से मैच कर रहा है क्या नहीं, यहाँ से कर रहा है क्या नहीं, यहाँ से कर रहा है क्या नहीं, ऐसे मैच कर लो कौन से शेड से मैच कर रहा है। तो अगर मान लो कि वो 14 पे मैच किया तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देख लो ये। सो 7 का मतलब एब्सोल्यूट न्यूट्रल, प्रॉपर, ना एसिडिक ना बेसिक, एब्सोल्यूट न्यूट्रल। पीएच 0 का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि यहां पर देखो एसिडिक नेचर बढ़ता है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और पीएच 14 का मतलब यहां बेसिक नेचर बढ़ता है, 14 का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो अगर यहां पर न्यूट्रल है और यहां बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो यानी इधर आया, यहां पर आया तो मतलब क्या, वीक बेस। यहां पर आया अगर मैच हुआ तो मतलब थोड़ा मीडियम है, मतलब इससे स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे वीक है ना। तो पीएच से, और यहां पर मतलब यहां पर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहां इस एंड में एक्सट्रीम लेफ्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एक्सट्रीम राइट में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो 14 आया मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो अबाउट 14 pH होता है इसका, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। फिर माइल्ड बेस देखो 10 पर, मेल्को ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज माइल्ड बेस, वीक बेस 10 पर है। इधर आएगा तो न्यूट्रल, प्योर वाटर, ठीक है, अबाउट 7.4 pH होता है। pH कम आया मतलब एसिडिक, मतलब इससे भी कम आया तो देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर वीक एसिड होगा। इवन यहाँ पर देखो ये अपना लेमन जूस 2.2 आ रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 5 आया तो भी वीक एसिड, ठीक है। 6 आया तो और वीक एसिड, मतलब क्या है, 7 पर न्यूट्रल है, 7 के इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इधर रहेगा, इधर एंड में। यहाँ पर बेसिक बढ़ रहा है 14 पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि ये डिप करने पे अगर इसका कलर मैच किया होता 11 पे, तब भी हम मानते हैं कि दिस इज अ माइल्ड बेस, वीक बेस, ठीक है। आगे देखते हैं, एकदम मैं कचरा कर देता हूं, ये गलत बात है, ठीक है, इतना प्यारा है। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव इंडिकेटर में, आपको जितने भी इंडिकेटर जो हमको थोड़ा पढ़ने हैं, मैं आपको सब लिटमस जो भी अपन ने पढ़ा वो यहाँ बता दूंगा। इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर आता है, बेस में कौन सा कलर आता है, ठीक है। वैसे अपन ने लिटमस का तो देख ही लिया कि लिटमस में ब्लू लिटमस एसिड में रेड होता है लेकिन बेस में नो चेंज।
रेड लिटमस बेस में ब्लू होता है लेकिन एसिड में नो चेंज। तो वही देख लो यहां पर, रेड लिटमस टर्न्स, एक मिनट, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेसिस, लेकिन एसिड में नो चेंज, रिमेन्स रेड। ऐसे ही ब्लू लिटमस एसिड में जाने पर रेड होता है, बेसिस में नो चेंज। फिर हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर। तो टर्मरिक क्या है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता। हल्दी में आप नींबू निचोड़ दो, एसिड है ना, कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप उसमें साबुन मिला दो या फिर आप उसमें क्या करो, चूना मिला दो। चूना इज अ बेस, है ना, स्लेकेड लाइम है वो भी। सो आप जब हल्दी को, जो कि येलो कलर का है, आप जैसे ही उसको बेस में मिलाओगे, चूना मिला दिया आपने, लाल रंग आ जाएगा, एकदम मजेंटा, एकदम मतलब डीप कलर आएगा उसका, ठीक है। तो टर्मरिक एसिड में नो चेंज, बेस में रेडिश कलर का हो जाएगा। देन वी हैव फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन देखो यहाँ पर दिखाए कोशिश की है, वैसे यहाँ पर इसके अंदर ये वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ही होता है। सो फिनोल्फ्थलीन जो है वो एसिड में अगेन नो चेंज, कलरलेस है, कलरलेस रहेगा एसिड में, लेकिन यहां पर आप नो चेंज याद रखो, नो चेंज, ठीक है। तो एसिड में नो चेंज, पर बेस में जाते ही वो पिंक कलर का हो जाता है, या बेस जैसे मिक्स करोगे फिनोल्फ्थलीन में वो ट्रांसपेरेंट से पिंक कलर का हो जाएगा। एंड फाइनली दिस मिथाइल ऑरेंज, इसका बहुत जबरदस्त है। सो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में देखो, अभी जैसे ऑरेंज है, एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का हो जाता है। मतलब इसमें ये बाकी सब में क्या हो रहा था, सिर्फ कोई भी एक में चेंज हो रहे थे, एक ही चेंजेस, या तो एसिड में या तो बेस में। यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर ये एसिड में जाने पे, एसिड मिक्स करने पे रेड हो जाता है और बेस मिक्स करने पे येलो हो जाता है। सर इतना कंफ्यूजन है, याद कैसे रखें? तो इसके लिए हमने ट्रिक जो बनाई है वो देखो यहाँ पर। सो ट्रिक टू रिमेंबर फॉर दिस मिथाइल ऑरेंज, माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। अब आप खुद समझ लो क्या इसका मतलब है। एप्पल को कट करके आप बना दो एसिड, है ना, ए से क्या होता है एसिड, वैसे ही बनाना को कट करके यहां पर बी से क्या होता है बेस। सो माई का मतलब है मिथाइल ऑरेंज, है ना, एम का मतलब है मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज एसिड में हो जाता है रेड और बेस में हो जाता है येलो, ठीक है। माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। गलत मत समझो, आगे देखते हैं भाई, चलो। ऐसे ये लिटमस दिखाया, देख लेना, इसको बेचारे को बुरा लग जाएगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना की जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो पीएच से हम क्या क्या चीज़ों, मतलब हम हमारे आसपास होता है लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा देख लेते हैं। यस, हमारा जो बॉडी है इट ऑल्सो वर्क्स इन नैरो पीएच रेंज, 7 से लेके 7.8, मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। इवन हमारा ब्लड का जो नेचर है वो बेसिक है, लिटिल, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। पर कभी ऐसा आपको कटा होगा, आपने ऐसा चेक किया होगा, तो थोड़ा कड़वा सा होता है, हल्का, ठीक है। सो क्योंकि वो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक होता है। दिस द रेंज इज 7 to 7.8। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो, जैसे हम सिर्फ ह्यूमन की नहीं बात कर रहे, कोई भी, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट भी हो, ठीक है, वो एक पीएच रेंज के अंदर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बॉडी में बेसिक भी नहीं होना चाहिए। प्लांट्स में भी जो सॉइल है, ठीक है, उसमें भी अगर उसका भी पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक हुआ, तो वो क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रेन वाटर। आपको पता है कि हाँ, जो पोल्यूशन होता है उससे जो फ्यूम्स निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड होता है, जो ऊपर जाके और वाटर के ड्रॉपलेट से, बादलों में वाटर के ड्रॉपलेट से मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो बारिश गिरेगी वो पोल्यूशन वाली बारिश, जो पहली बारिश होगी वो तो ऑफकोर्स होगी। सो उसमें एसिडिक कंटेंट होगा, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड गए हैं वो उस पानी को एसिडिक बना दिया, तो यानी पीएच को कम कर दिया, है ना, पीएच लो हो गया। तो अगर ये पीएच बहुत कम है, कितना कम, 5.6 से कम है, मतलब काफ़ी एसिडिक हो गया। 5.6 से उतना एसिडिक नहीं होता, पर फिर भी
5.6 से अगर कम है उस बारिश के पानी का पीएच, तो ऐसे बारिश को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्रॉप्स को भी डैमेज करेगा, हमारे में भी स्किन डिसीजेस करेगा, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको पता होगा ताजमहल के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ है, पिटिंग या इचिंग वाला प्रोसेस, छोटे छोटे छेद, रिएक्शन होता है ना बेसिकली लाइमस्टोन से एसिड का, तो वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये एसिड रेन का हो गया। और यहाँ पर और देखते हैं टूथ डीके। हमारा जो दांतों में सड़न है, कौन सा, देखो ऐसा वाला, तो ये जो टूथ डीके है ये कैसे शुरू हो गया, बाप रे अजीब दिख रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये स्टार्ट ही होता है विथ पीएच बिलो 5.5। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, और स्पेशली जब हम रात में खा के सो रहे हैं और हमने खाना खाया, हमने ठीक से माउथ को रिंस नहीं किया और हम ऐसे ही सो गए, तो क्या होगा, तो जो बैक्टीरियाज है वो वहाँ जाएंगे मस्तक, और तुम्हारे फूड को खाएंगे वो। अब ठीक है, तुमने तो खा लिया, अब रात में उनकी बारी, ठीक है। सो अब जाके वो मस्त खा रहे हैं। और देखो दांत जो है ना ऐसे खराब नहीं होते, दांत के ऊपर ना एकदम चमकीला सा लेयर होता है, ठीक है, एक परत होती है, ठीक है, गंदगी की परत नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त शाइनी लेयर होता है। ओह फिर सेम कलर ले लिया, ठीक है। सपोज मैं ये बता रहा हूं कि ये दांत के ऊपर एक परत है, ठीक है, इसको बोलते हैं टूथ इनामल। तो ये टूथ इनामल जो है ना, ये अपने बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, हड्डी भी इसी से बने होती है सर, कैल्शियम फॉस्फेट। सो दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। दांत के ऊपर सबसे हार्डेस्ट कवरिंग लगी है हमारी बॉडी की। लेकिन फिर भी दांत खराब कब हो जाते हैं, मैंने अभी बताया कि रात में हमने खाना खाया लेकिन ठीक से माउथ रिंस नहीं किया या ब्रश नहीं किया, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरियाज जो है वो यहाँ पर अटैक करेंगे, और बैक्टीरियाज क्या करेंगे, फूड पे अटैक करेंगे, फूड को। और जैसे वो अपने लिए जब वो प्रोसेस करते हैं, जब खाना अपने लिए वो कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो एसिड फॉर्म करेंगे। नाउ दे विल प्रोड्यूस एसिड। इसलिए सुबह उठते हैं तो माउथ जो मुंह का टेस्ट है वो अजीब सा खट्टा सा होता है, बिकॉज वो और जितना आपने रात में खा के और माउथ नहीं, मुंह नहीं धोया है, तो और वो खट्टा ज़्यादा लगेगा। सो दैट इज बिकॉज कि वो बैक्टीरियाज यहाँ पर एसिड फॉर्म कर रहे हैं। और क्या होगा अब, सर ये एसिड फॉर्म हो गया तो ये जो हार्डेस्ट लेयर है क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा ना इसके साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में, और रिएक्ट करके उसको करोड कर देगा। करोड कर देगा मतलब क्या, मतलब आपके दांत पे जो लेयर थी प्रोटेक्शन की वो लगभग हट जाएगी। अब उसके हट जाने से क्या होगा, बैक्टीरिया एकदम मस्त अटैक करेगा, रे बाबा अटैक करेगा आपके दांत में, घुसता जाएगा वो, ठीक है, और ऐसा जगह बनाएगा, घर बनाएगा वो अपना, ठीक है। सो दैट इज टूथ डीके। और एक दांत सड़ गया तो बगल अगल के दांत को खराब करता जाएगा। और ये कोई मजाक बात नहीं है, थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इसको, ठीक है। अब ऐसे केस में सर क्या करना चाहिए, सर इसका उपाय क्या है, बचे कैसे, तो मैं तो एक बता दिया कि भाई माउथ को रिंस करो, ब्रश करो। और हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, अपन जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, और स्पेशली देखो ये जो एसिड फॉर्म होगा, ठीक है, एसिड तो फॉर्म होगा, पर ये ज्यादा फॉर्म हो गया तो क्या आएगा, कितना पीएच बता रहा हूँ यहाँ पर 5.5 से नीचे पीएच गिर गया तो ये इतना ज्यादा होगा कि ये इनामल को खत्म कर देगा। थोड़ा बोड़ा चल जाएगा, लेकिन 5.5 से कम हो गया मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो परत है वो निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टूथपेस्ट का बताओ सर, टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट इज अ बेस, इज अ माइल्ड बेस। तो ये बेस है ना, हमको पता है बेस, एसिड को एक ही बंदा काट सकता है, वो है बेस। तो हम टूथपेस्ट लगाते हैं ताकि वो जो एसिड फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। ओके सर, नीम का दातुन करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस जो अपना एसिडिक लेवल को कम करता है। देन कमिंग टू ये वाला पार्ट, सर इसको मिटाओ। चलो अभी ना अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपने एसिडिटी सुनी होगी, है ना, टाइम से नहीं खाना खाया या फिर अबनॉर्मल तरीके से ठूस लिया तो उससे एसिडिटी क्या होता है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पर क्या इसका रोल है, एसिडिटी क्यों बोला गया वो देखते हैं। सो हमारे स्टमक में, आपने अगर लाइफ प्रोसेस पढ़ा है तो ये पता होगा कि हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है
व्हाट इज दैट? क्या है वो एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बता दिया करो, बोल लिया करो, बढ़िया लगेगा। ठीक है, सो HCl रिलीज होता है। आपका टाइम है, मान लो रोज दोपहर में आप 2 बजे खाते हो, किसी दिन लेट हो गया आप 4 बजे खा रहे हो, स्टमक को हैबिट है उस टाइम पे एसिड रिलीज करने की, 2 बजे रिलीज करेगा, एसिड का लेवल बढ़ गया, एसिडिटी। या फिर मान लो कि कभी आपका खाने का एक लिमिट है, लेकिन कभी गए शादी में या फंक्शन में, दबा के खा लिया आपने, तो क्या होगा? मतलब ऐसे केसेस में अब नॉर्मल तरीके से एसिड ज़्यादा रिलीज होगा, और जब ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा अब नॉर्मल फूड हैबिट से, अब नॉर्मल फूड कंज्यूम करने से जब एसिड ज़्यादा रिलीज हुआ, उसी को तो बोलते हैं एसिडिटी, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। अब इस कंडीशन को दूर करना है, एसिड को कम करना है, तो हमको बेस लगेगा। सो वी कंज्यूम माइल्ड बेस। इस पर राहत पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम माइल्ड बेस कंज्यूम करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ माइल्ड बेस। ठीक है, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कंज्यूम करते हैं। अच्छा, माइल्ड बेस, बेस क्या होता है? एसिड का दुश्मन, यानी एंटी एसिड। एंटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में तुम क्या बोल सकते हो? एंटासिड। इसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, कौन सी दवाइयाँ जो हमारे एसिडिटी के लिए दवाइयाँ होती है, उसको एंटासिड कहा जाता है जनरली। ठीक है, ये सर क्लियर, एकदम जबरदस्त क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब भी पॉज करो, नीचे बताओ, ताकि समझ में आए मुझे, ठीक है, और आपको भी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे देखते हैं। यस, अब हम सॉल्ट, एसिड और बेस हो गया सर, कमाल है, एसिड बेस पढ़ लिया हमने। अब हम सॉल्ट पढ़ने वाले। सॉल्ट्स कई तरह के होते हैं, सिर्फ NaCl, टाटा नमक और अंकुर नमक, यही नमक नहीं होता, ठीक है, दैट इज NaCl। लेकिन और भी सॉल्ट हैं, हर एक सॉल्ट कंज्यूम नहीं करते हम, है ना। समुद्र में भी कई तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई तरह के सॉल्ट होता है। ठीक है, तो सब सॉल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं सर। सबसे पहले जेठालाल क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, सॉल्ट जो है वो वैसे तो बहुत सारे तरीके से फॉर्म हो सकता है, पर एक मेन तरीका देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर वाह क्या बात है, इतना बड़ा मस्त। हमको ये पता है कि सॉल्ट कैसा फॉर्म हो सकता है, और भी तरीके हैं, बट मैं जनरल बता रहा हूँ। एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। एसिड को बेस से मिलाया तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ, बात तो सही है सर। जैसा क्या? जैसा आपने लिया HCl, रिएक्ट किया बेस के साथ NaOH फॉर्मिंग सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर H2। और ले लो आप, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो H2SO4 एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट किया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करेगा? K2SO4 सॉल्ट है ये भी, प्लस वाटर। वाटर का तो फॉर्मूला यही रहेगा ना, ठीक है। और भी ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है, तो वो हिसाब से। तो यहां पर कुछ समझ, चलो सॉल्ट ऐसे फॉर्म होता है, ये तो बात समझ में आ गई। सर सॉल्ट का नेचर क्या होता है? क्या सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब जो चीज फॉर्म होगी वो न्यूट्रल है। ये हीरो ये विलन दोनों एक दूसरे को मारेंगे एसिड बेस, और खत्म करके न्यूट्रल चीज फॉर्म करेंगे। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ना। जैसे कि अब देखो, जैसे यहाँ पर मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा उसका। सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये तो फैक्ट है, पर सॉल्ट का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है? आई एम सेइंग न्यूट्रल है, पर सॉल्ट न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। कब कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। तो व्हेन आई हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, जब मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन वीक बेस के साथ। सो आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नाउ आई एम रिएक्टिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, हीरो भी स्ट्रॉन्ग, विलन भी स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे को मारेंगे, दोनों मर जाएंगे। यानी सॉल्ट कैसा फॉर्म होगा उस टाइम पे? न्यूट्रल। दिस इज लाइक मैथ्स में जो अपन +5 -5 पूरी तरह से कैंसिल हो गया, क्या फॉर्म हुआ? 0। न्यूट्रलाइजेशन, प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन वीक बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो आप खुद देख लो कि मान लो मैं +5 ले रहा हूं, ये -3 ले रहा हूं, तो क्या होगा? फाइनली क्या होगा? +2 बचेगा। प्लस का मतलब क्या लिया अपन ने? एसिड लिया है, मतलब एक एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होएगा।
समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसे नंबर के साथ मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ बस एक थोड़ा सा। सो व्हेन आई हैव स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड का असर रहेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, एसिड का असर रहेगा। सो दिस इज एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर तो हमेशा न्यूट्रल ही होता है, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बिकॉज हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं। सो और अब दूसरा और एक बार तो आपको समझ में आ गया, एक और क्या होगा, अभी लास्ट केस में हम लेंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग है उसी का असर छूट जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसी का असर छूट जाएगा, ठीक है। ये कैसे सर, इसमें क्या है, +3 ले रहे हो और उसको -5 से कंबाइन करो, क्या होएगा, -2 ही बचेगा, ठीक है। सर एग्जाम्पल लो, ये सब प्लस माइनस नहीं समझेगा, एग्जाम्पल लो। सो देखो मैं इसको मिटा दूं पहले, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, अभी तो लिखा था अपन ने, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मिंग सॉल्ट NaCl एंड वाटर H2O, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो आपने लिखा था वहां पर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सो फॉर्मिंग Na2SO4 न्यूट्रल सॉल्ट बन गया एंड वाटर, दिस इज ऑलवेज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4, चलो वीक बेस अपने लिया था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाला बता रहा हूं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, जो भी बने वो एसिडिक होगा। मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4, दिस इज एसिडिक सॉल्ट एंड वाटर H2O। तो ना आपको अब ये भी समझ में आना चाहिए, आप जैसे ही आप इसको देखते हो ना कहीं भी मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसी को देख के समझ में आना चाहिए ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। मैग्नीशियम कहाँ से आया सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो दिस इज एसिडिक, ठीक है, ऐसे भी सॉल्ट को देख के पता लगना चाहिए। देन वीक एसिड, वीक एसिड लिया था ना अपने, कार्बोनिक एसिड H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम का कार्बोनेट K2CO3 और नाउ दिस इज बेसिक सॉल्ट क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था, और वाटर H2O। होप यू गॉट इट, ठीक है। तो सॉल्ट जो है एसिड और बेस, ऐसा नहीं सिर्फ इसी से फॉर्म होता है, अपन ने ये भी पढ़ा था कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट तभी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, बट आई एम जनरली हम बता रहे हैं एसिड और बेस के रिएक्ट करेंगे सॉल्ट फॉर्म होता है विद वाटर। द सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक, डिपेंडिंग ऑन, दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल, एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिडिक बनेगा, है ना, बेस वीक है तो एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, दोनों वीक है नहीं होगा। आगे देखते हैं 5 सॉल्ट टू बी स्टडी, हमको यहाँ पर 5 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में 10th में, ठीक है। कौन सा सर, पहला है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को क्या मतलब NaCl है ना, सो दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या है सर, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, दिस इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद अपन को पढ़ना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। बेकिंग सोडा सुना तो होगा ही आपने, यूज़ करते हैं हम लोग किचन में, ठीक है। सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सो दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हमको फिर पढ़ना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O। ये 10H2O की कहानी क्या है सर, ये भी देखेंगे अपन, चैप्टर में आएगा आगे। एंड बट दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट भी सिंपली कहते हैं, बट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सब केमिकल नेम लिख रहा हूं मैं, ये जो लिखा है मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा है और ये केमिकल नेम लिख रहा हूं मैं, केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से जो नेम बना है। एंड देन फाइनली एक और कमर्शियल नेम है, देखो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज
CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी वाटर, हाफ है, ठीक है। सो दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। ये हुआ अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका अपने को यूजेस देखना है एंड साथ साथ प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन कैसे वो बनाया जा सकता है इंडस्ट्रियली, क्या क्या कमर्शियली, वो भी अपन देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं अपना, जो हम घर में जो कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो भी कह लो, NaCl जो अपना नमक है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, सो कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना नमक तो हम खाते ही हैं, मतलब अभी कमर्शियली इसका एक जबरदस्त एक प्रोसेस दिया है आपको इस चैप्टर में, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, जहां पर सोडियम क्लोराइड जो इतना सस्ता सा, इतना तुच्छ सा लगता है हमको, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, लेकिन जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां के भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स इस NaCl से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस। क्लोरीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जर्म्स को किलिंग में, पेस्टिसाइड में बहुत जगहों पे यूज होता है। सो क्लोरीन हम बना सकते हैं NaCl से, और क्या, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहीं से बन सकता है, ठीक है। इसी NaCl से अपन हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो जो प्रोसेस यहाँ अपन देखेंगे उसको क्लोर अल्कली क्यों बोला गया, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन से आया क्लोर ये नाम, एंड दिस इज अल्कलाइन बेसिक ना, बेसिक है, बेस है पर वो वाटर सोल्यूबल है, NaOH, सो दिस इज अल्कली, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। सर है क्या प्रोसेस में, वो तो बताओ। लेट्स सी। तो मैं ना अपन ना क्या करेंगे, ये बीकर ले रहे हैं, इसमें ब्राइन सोल्यूशन ले रहे हैं। नाउ व्हेन आई से ब्राइन सोल्यूशन, जब ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं ना, तो ये कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, दिस इज सिंपली नमक को आपने पानी में मिला दिया, तो नमक को पानी में मिला दिया ना, इसी को कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, याद रखना। तो हमने ये ब्राइन सोल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, कुछ मत करो, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करो, मतलब कैथोड एनोड, ठीक है, हमने लगाया, करंट पास कर दिया, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिख रहा है, एक मिनट, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिख रहा है, एनोड के पास क्लोरीन गैस निकलता हुआ दिख रहा है। देखो ये दो चीजें तो यही बन गई, और यहाँ पर एक और रिएक्शन होगा जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। तो ये तीनों चीजें सर कैसे फॉर्म हुई, थोड़ा सा डिटेल दे दो। सो लेट्स सी, मैं इसको मिटा देता हूँ, कैसे फॉर्म हुई वो देखो, कैसे क्लोरीन, ये तीन चीजें, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH कैसे फॉर्म हो रहा है वो देखो, ठीक है। अब अपने पास एक तो है नेगेटिव रॉड, नेगेटिव रॉड को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड, सो ये अपना कैथोड है, ठीक है, और दूसरा है पॉजिटिव रॉड, पॉजिटिव रॉड को क्या बोलते हैं सर, एनोड, तो ये अपना एनोड है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो कैथोड इज नेगेटिव सर, सिंपल है, कैथोड तो नेगेटिव है, बात तो सही है। एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिव है। जैसे ही हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया था, ब्राइन सोल्यूशन यानी क्या है, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है नमक का पानी, मतलब उसमें दो टाइप के आयन्स होंगे यहाँ पर, एक तो Na+, दूसरा Cl-, यही दो टाइप के आयन होंगे, पानी में मिलाते हैं हम तो डिसोसिएट होता है NaCl, Na+ और Cl-। तो ये प्लस वाला किसके पास जाएगा ये बताओ, जो पॉजिटिव आयन है वो किसके पास मूव करेगा, कैथोड के पास कि एनोड के पास, ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज के पास जाएगा, तो ये जाएगा कैथोड के पास। जो Cl- है सोल्यूशन में का, जो Cl- है क्लोराइड आयन है, वो कहाँ जाएगा, माइनस है तो प्लस के पास जाएगा। और सोडियम यहाँ जाके क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, देखते हैं। सो सोडियम देखो प्लस है, नाउ दिस इज एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस है। सो यहाँ जाएगा और रिएक्ट करेगा, मतलब बेसिकली वो, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो कहाँ से, कैथोड, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। सो दिस सोडियम आयन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और जो वो एक्वस फॉर्म में है, जो सोल्यूशन फॉर्म में, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो एक्वस ले लो या मोल्टन फॉर्म में ले लो, ठीक है। तो जो मोल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वो आ जाएगा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में। जैसे ही वो सॉलिड बनेगा, वो यहाँ पर
देखो सॉलिड बन गया, अब वो रिएक्ट करेगा। सो सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? पानी से। पानी से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ, हमने NaCl का सोल्यूशन लिया विच इज ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, नमक का पानी है जैसे। लेकिन NaCl को पानी मिलाते हो अपने आप से Na+ और Cl- फॉर्म होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करना, अपने आप ये फॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एक पॉजिटिव रॉड है एनोड, दूसरा नेगेटिव रॉड है कैथोड। तो जो आयंस है Na+ और Cl- वो अपोजिट रॉड के पास जाएंगे, यानी जो कैटायन है वो कैथोड के पास जाएगा और जो एनायन है वो एनोड के पास जाएगा, यानी Na+ जाएगा माइनस रॉड के पास और Cl- जाएगा प्लस रॉड के पास। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। Na+ वहां गया और क्योंकि वो प्लस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, कम है एक इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया रॉड से और वो सॉलिड सोडियम बन गया। अब ये जो सॉलिड सोडियम है ये रिएक्ट करता है, जो पानी है वहां पर, पानी तो है ही ना उधर, पानी से रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर क्या क्या फॉर्म हो गया देखो, पहला फॉर्म हुआ है एल्कली बन गया आपका ये, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो गया, यानी ये भी फॉर्म हो गया। अब क्लोरीन बचा है, क्लोरीन का भी देख लो, Cl- है वो वहां गया, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए माइनस है। सो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, ले बेटा खुश रहे। तो Cl- ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया रॉड को, तो ये जो एक्वस फॉर्म में था अब ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, अब ये आ जाएगा क्लोरीन क्या है, गैस है ना, सो ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। बट क्लोरीन आपको पता है कि वो Cl फॉर्म में नहीं होता, बहुत रिएक्टिव नेसेंट है, तो बेसिकली वो 2 क्लोरीन आता है वहां पर और ये Cl2 फॉर्म करता है। आपको पता है नेचर में क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है, तो इसलिए Cl2 के बबल्स जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इस पॉजिटिव रॉड के आसपास में ये क्लोरीन के बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर NaOH बना, वाटर बना और Cl2 बना। कहाँ से? NaCl से। मतलब हमने लिया क्या था सर, हमने तो लिया था ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl प्लस वाटर, और फॉर्म क्या क्या हुआ, फॉर्म हुआ NaOH, फॉर्म हुआ H2 और फॉर्म हुआ Cl2, ठीक है। इतनी जबरदस्त बात, ध्यान से देख लो, समझ लो, बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर बैलेंस करोगे तो ये 2 2 इधर भी आ जाएगा 2। आगे देखते हैं दोस्तों। सो ये यहां पर याद रखो HCl प्लस NaOH। अच्छा, यहां पर NaCl का प्रिपरेशन बताया गया कि HCl प्लस NaOH जो है रिएक्ट करके NaCl प्लस H2 फॉर्म होता है, ये तो ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। आगे देखते हैं गाइस, एंड यस नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द यूजेस। अभी 3 चीज फॉर्म तो हो गई NaCl से, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका यूजेस देख लेते हैं गाइस। हाइड्रोजन का यूज क्या है सर? अरे यार खतरनाक, बहुत ही एक्सप्लोसिव केमिकल है, तो मतलब इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, कैन बी यूज एज अ फ्यूल, बट घरों में नहीं, घर में मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लोसिव है या हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो बहुत एक्सीडेंटल है, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन को यूज़ करके अपन मार्गरीन बना सकते हैं। मार्गरीन क्या होता है? काइंड ऑफ जैसे आप डालडा सुनते हो, तेल लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो डालडा होता है, जो वनस्पति घी जिसको कह सकते हो, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है। नाउ दिस कैन बी, ये ना अपन कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो, फिलहाल याद रखो, इसको वहां पढ़ेंगे। सो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल, इट कैन बी यूज टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्गरीन। मार्गरीन क्या है फिलहाल दिमाग में याद रखो, ये फैट या वनस्पति घी की जैसा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन का एक और यूज है अमोनिया फॉर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला पता है आपको, NH3। तो कैसे बनता है यार? नाइट्रोजन में क्या मिलाना पड़ेगा? हाइड्रोजन, मतलब यूज तो हो गया ना हाइड्रोजन, एंड इट इज फॉर्मिंग अमोनिया। बैलेंस करना है बस, और ये अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यूज देखो, फ्यूल, मार्गरीन एंड अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर।
देन वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन से एक बात याद रखना, ये पॉइजनस गैस है। अगर पॉइजनस है तो जर्म्स को किल करने के काम में तो आएगा, जर्म्स को मारने के काम में तो आएगा। हमारे लिए पॉइजन है तो जर्म के लिए तो एकदम खतरनाक हो जाएगा। तो चाहे पेस्टिसाइड हो या स्विमिंग पूल का पानी क्लीन करना हो या पानी को डिसइंफेक्ट करना हो, डिसइंफेक्ट मतलब वही जर्म्स को किल करना, वो सब में अपन देखेंगे। इसके अलावा क्लोरीन आपको पता होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिससे कि ये ओजोन में डिप्लीशन होता है, जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में यूज होता है, अब नहीं होता वैसे, ठीक है। सो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके अलावा PVC सुना होगा प्लास्टिक की टाइप में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड आ गया ना, PVC प्लास्टिक्स बहुत यूज होते हैं। तो कई सारे यूज देख लिया अपन ने जर्म किलिंग में। क्या क्या है देखो, वाटर ट्रीटमेंट जर्म्स को मारता है इसलिए, स्विमिंग पूल जर्म्स को मारता है इसलिए, डिसइंफेक्टेंट जर्म्स को मारता है इसलिए, पेस्टिसाइड जर्म्स को मारता है इसलिए, और PVC, CFC, ये सब क्या है, क्लोरीन का यूजेस देखा अपन ने। इसके बाद अपना अल्कली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस क्या है, डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक, जैसे फैन में बेरिंग, बॉल बेरिंग वाला जो यूज होता है, तो मेटल्स में जो ग्रीस लगी होती है वो ग्रीस को क्लीन करना, डिग्रीसिंग, उसमें ये इस चीज का यूज होता है, डिग्रीसिंग मेटल्स। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में भी काम में आता है, प्रोडक्शन में भी काम में आता है, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, पेपर मेकिंग में भी इसका यूज है, और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। यूजेस याद रखना, भूलना नहीं है इसको। इसके बाद देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, HCl। मतलब सोचो NaCl जो सॉल्ट अपन बोल रहे थे, जितना मतलब सस्ता मान रहे थे, क्या क्या चीज फॉर्म हो रही है, HCl भी इसी से बन रहा है यार, HCl। तो यहां पर HCl का यूज क्या है देखो, HCl का भी यूज दिया है क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करना, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे HCl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, तो कैसे बनेगा, इसको अपन अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, अमोनिया से HCl रिएक्ट होगा तो NH4Cl बनेगा, और साथ में क्या फॉर्म, नहीं यही फॉर्म होगा ना। सो दिस इज अमोनियम क्लोराइड बनाने के काम में आया। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मेडिसिन में भी काम आता है और कॉस्मेटिक्स में भी काम आता है। और कहाँ पर, हमारी बॉडी में, स्टमक में भी ये रिलीज होता है ना HCl, ठीक है, रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर यूज तो है ही, बट हम बाहर से थोड़ी ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अच्छा, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके ब्लीच बनाया जा सकता है। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच नाम से समझ आ रहा है, डर्ट को क्लीन करना। तो ये ऐसा केमिकल बनेगा इनसे, इनकी कॉम्बिनेशन से, जो हाउस होल्ड ब्लीचिंग के काम में आएगा, कपड़ों में से ब्लीच निकालना, ठीक है ना, ये तो ब्लीचिंग फैब्रिक दिया ही है। फिर डर्ट, कहीं भी डर्ट को क्लीन करना, वो बन सकता है, वैसा केमिकल बन सकता है, ब्लीच बन सकता है, इन दोनों को यूज करके। एंड देन नाउ वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। अरे वाह, ब्लीच पड़ा और सीधे अभी ब्लीचिंग पाउडर, नाउ दिस इज डिफरेंट। ये भी ब्लीच का भी ब्लीचिंग एक्शन है, पर ये वो ब्लीच नहीं है, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो नाम, केमिकल नेम है तो भाई फॉर्मूला बन ही जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, देखो ये, ठीक है। अब ये क्या करता है सर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, एक मिनट अपनी रामायण को मिटा दूं मैं, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ, कैसे, देखो यहाँ पर प्रिपरेशन रिएक्शन दिया है, प्रिपरेशन रिएक्शन, कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय द रिएक्शन ऑफ स्लेकेड लाइम, ठीक है, क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेकेड लाइम। तो ये स्लेकेड लाइम है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर क्लोरीन गैस जब पास करोगे रिएक्ट होगा वो, और एक्चुअली वो फॉर्म होगा CaOCl2, यानी इससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन बताया गया अलॉन्ग विद वाटर, याद रखना, प्रिपरेशन रिएक्शन है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। सर इसका यूजेस क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग के काम में तो आएगा ही, ठीक है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी वुड
पल्प को, वुड पल्प से आपको पता है यूज़ होता है पेपर मेकिंग में, तो उसको भी साफ करना, डर्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर में भी देखो क्लोरीन गैस का प्रेजेंस है, क्लोरीन जर्म्स को मारेगा। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, एंड ऑल्सो इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन आपको पता होगा काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइज, नॉन मेटल्स में ज़्यादातर जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने केमिकल रिएक्शन वाले में, कि वो केमिकल जो दूसरे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करें, यानी उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड करें या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, है ना, तो वो केमिकल, क्लोरीन उसमें एक्सपर्ट है। ठीक है, जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है सर इसका? NaHCO3 देखा हमने ऑलरेडी। ओके, सो बेकिंग सोडा इतना तो पता है आपको। अगर पता हो उसका कुछ यूजेस तो अभी पॉज करके जस्ट बताओ कमेंट करके क्या क्या यूज है इसका। हम इसको डोसा बैटर में या केक बनाने में जो बैटर यूज होता है उसमें हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो और पकोड़ा बनाने में भी, है ना, भजिया पकोड़े बनाने में भी, वहाँ पर तो क्रिस्पी करता है। डोसा या फिर केक वाले में क्या करता है? फ्लफी करता है, फुलाता है। तो ये कैसे कर पाता है? ठीक है, देखते हैं। पहले तो इट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन देखो, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन कमर्शियल जो प्रोडक्शन है कैसे होता है वो बताया गया है। सो NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो गई यहाँ पर। नमक जो हमारे घर में मिल जाएगा, पानी जो हमारे घर में मिल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फूंक देंगे, और अमोनिया। ठीक है, सो यहाँ पर इन चार चीज़ों को यूज़ करके अमोनियम क्लोराइड और साथ में अपना मेन चीज़ यानी बेकिंग सोडा फॉर्म हो गया। ये प्रिपरेशन रिएक्शन भी आप भूलना नहीं, इसको अच्छे से याद रखो। इनफैक्ट NCERT में जितने रिएक्शन दिए ना भाई, इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा कमी आता है बट इसको अच्छे से करना है। ऑन हीटिंग, अब इसको हीट करेंगे, NaHCO3 जो अपना बेकिंग सोडा है, इसको हीट करने से क्या होता है? तो हीट करने से ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। डिकम्पोज होता है ये बेसिकली। तो अगर इसको आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। देन इसका यूजेस देखते हैं सर। यूजेस क्या है? इट इज यूज एन एंटासिड। क्या बात है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, देखो अब यहां पर ये ना, दिस इज बेसिक सॉल्ट। इसका नेचर क्या है? बेसिक है। तो अगर ये बेसिक सॉल्ट है, वो भी कैसा? माइल्ड बेस है, तो ऑफ कोर्स ये एंटासिड की तरह यूज होता है। तो याद रखना, भूलना नहीं। घर पे कुछ और नहीं दिख रहा, एंटासिड बेकिंग सोडा मिलाया पानी में पी लिया। ठीक है, सो ये एंटासिड है। यूज इज एंटासिड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। पेट की जो एसिडिटी है वो दूर हो जाएगी। देन इट इज यूज फॉर बेकिंग, टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर भी बनता है। थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है बेकिंग पाउडर, पर बनता कैसे? बेकिंग सोडा में कुछ एडिबल एसिड मिलाए जाते हैं। ठीक है, एडिबल एसिड, जैसे टार्टारिक एसिड को मिला दिया, जो इमली के अंदर जो है, टामरिन के अंदर है। सो बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड को मिला के थोड़ा प्रोसीजर होता है, वो बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसको कहाँ यूज़ करते हैं? केक, ब्रेड के प्रिपरेशन में। सर वो कैसे फ्लफी कैसे होता है ये बताओ। मान लो ये तवा है, मान लो हमने डोसा का बैटर यहाँ डाला, अब वो बेकिंग सोडा, देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो क्या होता है? CO2 फॉर्म होता है। हीट करेंगे तो CO2 गैस निकल रहा है, तो यहाँ भी बेकिंग सोडा मिक्स है। ये रिएक्शन होगा, हीट ही कर रहे हैं ना हम, तो रिएक्शन होगा, और वो जो CO2 गैस है वो निकलेगा हर जगह से। तो जब वो निकलेगा तो रास्ता बना के जाएगा, पोर्स बनाएगा, उसमें छेद होंगे, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा? पाव की तरह फ्लफी हो जाएगा। ब्रेड पाव कैसे होता है? फ्लफी हो जाएगा, बिकॉज वो निकल रहा है ना, थोड़ा स्पंज जैसा हो जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि वो CO2 वहाँ पर निकल रहा है। अच्छा, और क्या है सर? इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मतलब बेकिंग सोडा का, अब मैं एक रिएक्शन बताता हूँ। NaHCO3
इसको अपन जब एसिड से मिलाएंगे, मान लो HCl से मिलाया, क्या फॉर्म होएगा यहाँ पर NaCl। ये ऑलरेडी मैंने एक रिएक्शन बताया ना, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है, ठीक है। प्लस वाटर प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो CO2 फॉर्म हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन है कि वो ना आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो यानी यही मैकेनिज्म यूज होगा उस फायर एक्सटिंग्विशन में, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज़ हैवियर देन एयर, इट इज़ हैवियर देन एयर। तो मान लो ये सतह है कि कोई फ्यूल है, यहाँ पर आग लगी हुई है, तो अब आग बुझाना तो सिंपल तरीका है, फायर और फ्यूल का कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो वो क्या होता है, क्योंकि इट इज़ हैवियर देन एयर, तो नीचे फैल जाएगा इस पर, एंड वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा फायर का और फ्यूल का, आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त इसका एक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड देन वी हैव द फोर्थ सॉल्ट एज वॉशिंग सोडा। सर नाम से समझ में आ रहा है, वॉशिंग सोडा, वाह डिटर्जेंट की तरह दिख रहा है ये तो। वॉशिंग सोडा वॉशिंग के काम में आता, सही बात है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में ये .10H2O लगा है। इसकी क्या कहानी है मैं एंड में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, बस अभी आने में थोड़ी देर में रिवील होगा। बट याद रखो इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करोगे तो इसको नहीं, जो हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। अभी सोडियम हाइड्रोजन मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हमने जब हीट किया था, NaHCO3 को जब हीट किया था, क्या फॉर्म हुआ था, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। तो Na2CO3 बन गया ना, तो देखो ना ये Na2CO3 खुले में रखोगे वाटर अब्जॉर्ब करेगा, वो 10H2O भी आ जाएगा उसके पास, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसेस वॉशिंग सोडा। तो जो ये यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसको Na2CO3 को हवा में रख दिया, तो हवा से वो 10H2O तो ले ही लेगा और फॉर्म हो जाएगा Na2CO3 10H2O, मतलब अपना वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन में या प्रिपरेशन में हमने बेकिंग सोडा से बना लिया उसको, है ना। देन यूजेस क्या है, इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है वॉशिंग सोडा का। सर उसका मेन काम तो बताया नहीं, देख लो। इट इज यूज टू, अच्छा यहाँ पर एक और दिया है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड कॉल्ड बोरैक्स। बस आप याद रखो, वैसे बोरैक्स का ना तो आपको यूजेस पढ़ना है फिलहाल, और ना ही वो हमारे कॉमन लाइफ में इतना यूज होता है, ठीक है। एक कमर्शियल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, तो याद रखना फिलहाल सोप, ग्लास, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है और बोरैक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। बोरैक्स इज अ सोडियम कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद यार वॉशिंग सोडा का मेन काम तो बताया नहीं था, इट इज रिमूव, इट कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। समुद्र का पानी हार्ड वाटर, क्यों सर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो साबुन अगर आप यूज करते हैं उसके अंदर तो झाग नहीं बनने देता। तो सॉफ्ट हार्ड मतलब हार्ड वाटर वैसे यूजफुल नहीं होता क्योंकि इसमें सोप यूज नहीं हो रहा, सोप कांट बी यूज्ड। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन यूज दिस वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा है तो भाई वॉशिंग के तो काम में आएगा ही, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है अपना लास्ट वाला एसिड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने अभी तक वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बताया, मैं बताऊंगा इसके बाद, बहुत जबरदस्त चीज है वो भी। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज दैट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। मैं एक और कमेंट आप करके बताना कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, पेरिस क्यों, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ओके, सो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ H, सो ये हाफ H2O कहाँ से आएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा होता है कि दो CaSO4 दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं और वो दोनों मिलके ना एक H2O मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो असल में मॉलिक्यूल ऐसा मतलब ऐसा दिखेगा वो पूरा यूनिट, दो CaSO4 शेयरिंग वन H2O, तो हाफ इसके हिस्से हाफ उसके हिस्से, ऐसा इसलिए वो हाफ लिखा गया। अदरवाइज आप प्रॉपर लिखना चाहो तो यहाँ 2 लगा दोगे तो प्रॉपर दिखेगा वो, ठीक है। देन वी हैव इट इज
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है देखते हैं, एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखते हैं वो रिएक्शन क्या है। नाउ दिस इज जिप्सम, ये है जिप्सम, ठीक है, CaSO4 2H2O। इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन जो भी है। CaSO4 हाफ H2O बन गया यानी POP बन गया, साथ में 1.5 H2O अलग निकल गया, ठीक है। अगेन वो बैलेंस करोगे आप, इंटू 2 कर दो, आपको रियल रिएक्शन पता चल जाएगा। H2O हाफ नहीं होता, ओके। सो यूजेस क्या है इसके, यूजेस है गणपति बप्पा मोरया, स्टैचूज बनाने के काम में आता है। हालांकि वो POP से बनाना आपको पता है कि वो वाटर में पोल्यूशन कर रहा है, तो अब वो स्टैचूज के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग POP, क्या यूज़ करें बताना। एंड देन POP का और कहाँ इस्तेमाल है, फॉल्स सीलिंग, है ना, फॉल्स सीलिंग बनाने के काम में आता है, यहाँ भी फॉल्स सीलिंग है। एंड ओहो ये मेन चीज़ तो भूल गए सर, फ्रैक्चर हो गया तो बोन को सेट करने के लिए, हमको उसको एक पोजीशन में रखने के लिए वी आर यूजिंग दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पास एक ज़बरदस्त खूबी है क्विक हार्डनिंग की, मतलब जैसे ही इसमें पानी मिलाओगे ना फट से जिप्सम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ना ये बना हुआ है, जैसे ही मॉइस्चर या वाटर अब्जॉर्ब करेगा वापस से ये 2H2O बन जाएगा यानी फिर जिप्सम। तो ये वैसे पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर ये पट्टी पे गीला करके लगाते हैं, वो जल्दी से जिप्सम बन जाता है। सो इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्विक हार्डनिंग, ठीक है। अब हम रिवील करते हैं कि सर ये H2O हाफ H2O, यहाँ पर हमने इसके पहले क्या पढ़ा था 10H2O, तो ये क्या है, इससे क्या पता चल रहा है हमको, तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर। यस नाउ सॉलिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक अमॉर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। देख लेना ये एक जबरदस्त चीज है। अमॉर्फस क्या होता है, अमॉर्फस वो होता है ना जो एकदम जिसके जो यूनिट्स है, जो पार्टिकल्स है, कोई रेगुलर शेप नहीं है। बेसिकली ये कहा जाए उनके अंदर ना उनके जो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इररेगुलर अरेंजमेंट है, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना उनमें उनके मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स जो है वो एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट के साथ में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। देख लो जैसे ये ग्लास है, वाई दिस इज अमॉर्फस, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई टिपिकल शेप नहीं है, ये अलग शेप है, यहाँ अलग शेप है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ये डायमंड कितना जबरदस्त, नाउ दिस इज क्रिस्टलाइन, कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, कितना फिक्स अरेंजमेंट है। दिस इज NaCl, जो नमक हम खाते हैं उसमें देखो ये Cl है ब्लू वाला और रेड वाला ये Na है, तो ये एक यूनिट है NaCl का, तो कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन है। तो सॉलिड दो टाइप की, अमॉर्फस मतलब मान लो उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, नॉट रेगुलर, नॉट फिक्स्ड, नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते, बट नॉट डेफिनाइट, यहाँ पर डेफिनाइट, रेगुलर, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन में। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन होता है, देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, लेकिन सिर्फ CuSO4 नहीं है, यहाँ पर H2O भी लगा है। अब इसका मैं कहानी आपको रिवील करूंगा, बट दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन। देखो एक क्रिस्टल लिया, उसमें देखो कैसा अरेंजमेंट है। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, जो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं जहां रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी दो रीजन से होते हैं। या तो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर ही वो वैसे हैं, जैसे NaCl, ये बाय नेचर ही ऐसे हैं, डायमंड बाय नेचर ही ऐसे हैं। और कुछ होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय नेचर वाले में NaHCO3 भी है, जो बेकिंग सोडा आपने पढ़ा ना, दैट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी क्रिस्टलाइन है बाय नेचर, ठीक है। अच्छा, और जो वॉशिंग सोडा है 10H2O जिसमें था, दैट इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने देखा ना Na2CO3 10H2O, तो ये 10H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो उसको गीला नहीं करता, वो उसको क्रिस्टलाइन बनाता है, ठीक है। जिप्सम 2H2O क्रिस्टलाइन, जहां भी ये डॉट H2O दिखेगा, चाहे 1 हो, हाफ हो, 2 हो, 3 हो, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वो चीज क्रिस्टलाइन हो जाएगी। तो जो क्रिस्टलाइन है कोई भी सॉलिड्स, वो दो नेचर से हो सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट उनके पास वो खूबी है, या तो फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ठीक है। लेट्स सी,
तो देख लो अमॉर्फस मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है, क्रिस्टलाइन में क्या जबरदस्त परफेक्ट रेगुलर शेप है। ओके, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मेनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज इसमें। यस, सो वी हैव ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? इट इज कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कह लो, या फिर ऐसा कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल जिसमें ये देखो 5H2O है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑब्वियसली अगर ये 5H2O है यहाँ पर तो ये क्रिस्टलाइन होगा। अगर ये 5H2O निकाल दिया जाए, मतलब समझो हीट करके निकाल दिया जाए, तो ये वाइट कलर का अमॉर्फस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको मान लो इसको हमने हीट कर लिया और ये 5H2O निकल गया, इसमें CuSO4 बचा सिर्फ, तो ये क्या होगा? दिस विल बी कॉल्ड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये वाइट कलर का अमॉर्फस कंपाउंड। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, इससे पहले देख लें ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयन सल्फेट। उसमें मॉलिक्यूल कितना होता है? 7H2O। ऐसा नहीं कि कहीं भी 5 कहीं भी 7 कहीं भी 2 लगा दिया, इसमें पर्टिकुलरली 5H2O लगता है, यहाँ पर 7 आयन सल्फेट वाले में। व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट 7H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O। ठीक है, तो सबका अपना अपना यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और जहां भी ये है तो भाई ऑब्वियसली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। और सर यहाँ पर यस, तो मैं आपको ये पहले वाले से एग्जांपल से समझाता हूँ। जो ये ब्लू विट्रियोल है यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, अगर वो नहीं रहेगा 5H2O तो इट इज एनहाइड्रस। देखो यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, CuSO4, देखो व्हाइट कलर का अमॉर्फस पाउडर है ये। लेकिन अगर इसने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, कितना? 5H2O अगर इसने अब्जॉर्ब कर लिया तो ये बन जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, 5H2O अब्जॉर्ब करके ये बन जाएगा आपका ब्लू कलर का क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा और इसको ध्यान से समझते हैं। यस, तो ये देखो, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, इसके क्रिस्टल्स को देखो और इसके एक पर्टिकुलर सिंगल क्रिस्टल को देखो। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो क्रिस्टल है कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना चैप्टर जो है ये वाला कर लिया हुआ है। ठीक है, सो द चैप्टर इज डन विद दिस। और आपको कितना समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं आया, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलता, एक बार वीडियो के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर देख लिया करो, ताकि जो प्लस जो माइनस है वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाए अच्छी तरीके से। एक बार रीडिंग से काम हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक रेफर करते हो तो उसमें भी आपको बस क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर किस वे में लिखना है, बस वो देखना है। आपको साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कहाँ पर क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए और ज़्यादा। चलो मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो, किसी और लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज, बाय बाय।